हाय फ्रेंड्स, मैं रामचंद्र प्रजापति, आपका अपना दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल राम टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लूप स्कैनर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आज हम लूप स्कैनर के बारे में जानेंगे। रोलिंग मिल में हम लूप स्कैनर क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है यूज करने का, यह काम कैसे करता है, इसकी वायरिंग के बारे में भी हम जानेंगे। इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, पीएलसी में कौन सा इनपुट यूज करते हैं और कौन सा आउटपुट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसकी जो कैलिब्रेशन बोलते हैं, जिसको सेटिंग, वो कैसे की जाती है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे चैनल राम टेक्निकल 07 के साथ। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो भाई पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे, और अगर वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखते हैं तो इससे अच्छा तो आप स्किप करके बाहर ही निकल जाए, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा देखने को नहीं मिलता दोस्तों। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, बात करते हैं अपन मेन टॉपिक अपना लूप स्कैनर के बारे में। तो दोस्तों, कैलिब्रेशन, इसको हम कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, जिसको बोलते हैं सेटिंग कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक प्लेट होती है, आप इसको फ्रंट से भी लगा सकते हो और टॉप से भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उस प्लेट के ऊपर अगर मैं फ्रंट से लगाता हूँ, जैसा कि ये सामने दिखाई दे रहा है, फ्रंट से लगाता हूँ, ये फ्रंट से लगा हुआ है, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इस प्लेट के ऊपर जो हम मार्किंग करते हैं 100 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, जो भी हमारी मार्किंग है वो करते हैं। उसके बाद आगे हम जो बार को, जो टीएमटी बार है या सरिया, जो भी इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसके सामने रखा जाता है। जो हमारा 100 mm की मार्किंग है उसके सामने सरिये को रखेंगे। तब इसका जो एक्चुअली वैल्यू, जो हमने 100 mm की, जो 100 mm का जो बार पे, ये प्लेट पे मार्किंग करा था, उसकी एक्चुअल वैल्यू स्काडा में, जो अपना कंट्रोल रूम में स्काडा लगा होता है, उस पर एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है। सपोज माना कि हमने 100 पे रखा है और अगर वैल्यू हमारी 180 आ रही है, 150 आ रही है, तो हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को इस पर सेट करते हैं। अगर हमारी वैल्यू अप डाउन हुई तो क्या होगा कि हम इसके जो एलंकी से इसके स्क्रू को ढीला करके अप डाउन करेंगे, डिग्री इसकी मैच करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें आप देख रहे हैं ये टेस्ट पुश बटन है, इसको टेस्ट करते हैं टेस्ट के लिए। दूसरा ये जो है आपका, ये रेंज सेट करने के लिए होती है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये रेंज सेट करने के लिए होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसकी जो वैल्यू आना चाहिए, ना ज़्यादा डाउन हो और ना ही ज़्यादा हाई हो। अगर ज़्यादा हाई होगी तो हमारी जो एलईडी है, ये जो एलईडी है, यह रेड कलर में ग्लो होगी, और अगर ज़्यादा डाउन हो गया तो जो वैल्यू है हमारी, वो जो एलईडी है, वो भी रेड कलर में डाउन होगी। तो हमको रेड कलर में नहीं जाना है, हमारी जो वैल्यू है वो जो स्कैन करेगा ग्रीन वैल्यू के अंदर स्कैन करना चाहिए। ठीक है, अगर वैल्यू प्रॉपर नहीं आती है तो हम एचएमडी को अप डाउन करके उसकी वैल्यू को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। इसका तो आपको बता ही दिया मैंने। इसे रेंज सेट करेंगे, इससे रेंज 1 2 3 4 5 जो है उससे हम प्रीसेट से रेंज सेट करेंगे। ठीक है, इसमें 2 लाइन होती है, 2-3 लाइन होती है। एक एयर की लाइन होती है और एक वाटर की लाइन होती है। वाटर की लाइन क्या होता है, ये जो हमारा स्कैनर है
ये हॉट मेटल के पास लगा होता है, जिसके कारण ये हीट होता है। तो वाटर जो क्या करता है, इस सिस्टम को कूलिंग करने का काम करता है। और एयर की लाइन, एयर जो रहेगा वो हमारा जो स्कैनर है उसके ग्लास के आगे कचरा डस्ट को जमने नहीं देगा, ठीक है। वो बाहर की तरफ हवा का प्रेशर बाहर की तरफ निकलता रहेगा, जिससे डस्ट जो है हमारा अंदर उसको डस्ट को जमने नहीं देगा, जिससे हमारा स्कैन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बात करते हैं कि हम लूप स्कैनर लगाते क्यों हैं, क्या कारण है लगाने का। तो पहले जो कंटिन्यूस मिल में सरिये की क्वालिटी प्रॉपर नहीं आती थी, कभी टेंशन ज़्यादा होने के कारण माल चौड़ा हो जाता, मतलब गोल हो जाता था, या फिर माल ज़्यादा चौड़ा हो जाता था। तो प्रॉपर तरीके से जो सरिये की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर तरीके से हमको कूलिंग बेड पे नहीं मिलती थी, इसीलिए हम लोगों ने लूप स्कैनर का यूज करा, जिसके कारण माल को फ्री होकर चलाया। मतलब जो माल जो टेंशन में चलता था वो टेंशन से हमने ख़त्म करके फ्री होके माल चालू करा, जिससे फ़ायदे हमको ये हुए कि माल हमारा जो फ्री चलेगा तो माल के अंदर जो टेंशन रहता था वो टेंशन नहीं रहेगा और माल की क्वालिटी बेटर बनेगी। जब सरिया जब लूप स्कैनर के सामने आता है, स्कैन करता है, लूप जब स्कैन करता है तो मोटर के आरपीएम कम ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या है लूप स्कैनर लूप को कंट्रोल करता है। तो अब इसकी वायरिंग के बारे में देखें हम कि वायरिंग कैसे करते हैं इसकी। हम देखेंगे इसकी वायरिंग के बारे में कि जो लूप स्कैनर है कौन सा इनपुट आता है, कौन सा आउटपुट जाता है, किस तरह का इनपुट होता है, किस तरह का आउटपुट होता है। तो बड़े गौर से देखना, सारी कहानी यहीं पर है। सबसे पहले ये जो हमारा बॉक्स है ये मैंने आपको बाहर बताने के लिए लगा दिया है। SMPS है, MCB है। MCB जो भी आपका 6 एम्पियर 4 एम्पियर की MCB, उस MCB से 230 वोल्ट सप्लाई गई है किसको, SMPS को, स्विच मोड पावर सप्लाई। 24 वोल्ट हमारी जो पावर सप्लाई है सीधे कहाँ गई है, इसके लिए, लूप स्कैनर के लिए 24 वोल्ट, ठीक है। इसमें कॉमन NONC, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉमन NONC एक ही है। और लूप स्कैनर भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक 0 to 10 वोल्ट यूज किया जाता है और दूसरा 4 to 20 मिली एम्पियर, ठीक है। हम जनरली इसमें 0 to 10 वोल्ट यूज कर रहे हैं। यह 0 to 10 वोल्ट हुआ या 420 मिली एम्पियर हुआ या मिली वोल्ट हुआ, ये सब एनालॉग इनपुट या आउटपुट होते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इसको मतलब हमारे 24 वोल्ट सप्लाई हमारे लूप स्कैनर को जा रही है, जब लूप स्कैनर के सामने बार आता है, जो हमारा सरिया है वो आता है, तो क्या होता है, ये दो काम करता है। एक तो स्कैन करने का काम भी करता है, दूसरा HMD का काम भी करता है ये, ठीक है। तो जैसे ही इसके आगे क्या आया, सरिया आया, सबसे पहले हमारा NONC बना, ठीक है। कॉमन में सप्लाई जाएगी 24 वोल्ट, यस, और NC में जाएगी तो कॉमन में सप्लाई जाएगी 24 वोल्ट। जैसे ही HMD लूप स्कैनर के सामने सरिया आया हॉट मेटल, तो ये NC बनेगा और NC बनने के बाद सीधे सप्लाई कहाँ जाएगी, इनपुट मॉड्यूल में। ये जो PLC का इनपुट मॉड्यूल है, DI डिजिटल इनपुट में जाएगी, ठीक है। सेकंड, जैसे ही इनपुट में सप्लाई जाएगी, ये 2 मिलीसेकंड के अंदर वर्क करना चालू कर देता अपना, बहुत मिनिमम टाइम है। एक तो ये आपका डिजिटल इनपुट 24 वोल्ट गया DI में। सेकंड, हमारा 0 to 10 वोल्ट, क्या 0 to 10 वोल्ट एनालॉग इनपुट, जो इसका आउटपुट है, किसका, अपने लूप स्कैनर का आउटपुट और PLC का इनपुट। तो ये 0 to 10 वोल्ट एनालॉग इनपुट कहाँ जाएगा, एनालॉग IO में, ठीक है, इनपुट में, ठीक है।
एनालॉग आई AI। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा इनपुट सबसे पहले हमारा सप्लाई कहाँ जाएगी, हमारा सीधे जो लूप स्कैनर के नीचे सिलेंडर होता है, न्यूमेटिक सिलेंडर। अब ये आप नीचे लगा सकते हैं या ऊपर लगा सकते हैं, जहाँ पर भी लगाएं। तो ऊपर जनरली ऊपर ही लगा होता है। तो जैसे ही HMD का जो इसने वर्क करा, मतलब इनपुट आया लूप स्कैनर का, तो ये कहाँ जाएगा, डिजिटल इनपुट में। अब डिजिटल इनपुट जो भी हमने PLC के अंदर प्रोग्राम बनाया हमारा, तो तुरंत आउटपुट निकालेगा एक DO, डिजिटल आउटपुट। वो सीधे आउटपुट निकल के कहाँ जाएगा, सिलेंडर को ऑपरेट करेगा। जब सिलेंडर ऑपरेट होगा तो यहाँ से जो प्लेट है वो ऑफ हो जाएगी। सिलेंडर ऑपरेट हुआ, ऑफ हो गई। जैसे ही ऑफ हुई तो क्या होगा, तो ये सप्लाई हमारी कहाँ गई, इस सिलेंडर में। जैसे सिलेंडर में गई तो ये ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने के बाद प्लेट ऊपर हो गई। अब जब प्लेट ऊपर होगी तो क्या होगा, लूप ऊपर निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका वर्क है, इस तरीके से काम करता है। तो सप्लाई कहाँ जा रही है हमारी, इधर साइड। ये अपना HMD का आउटपुट आया, सॉरी लूप स्कैनर का आउटपुट, ये जो है NONC, तो कहाँ गया, DI में। और DO जो बना हमारा डिजिटल आउटपुट, सिलेंडर को ऑपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जब सिलेंडर ऑपरेट हो गया तो क्या होगा दोस्तों, अगर लूप हमारा 100 के आसपास है तो वो पीछे वाले जितने भी स्टैंड है उन सब के RPM को बढ़ाएगा। ठीक है, अब ये बढ़ाने का भी प्रोसेस क्या है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कि बढ़ाने को हम जनरली बोल देते हैं RPM बढ़ाना, RPM कम होता है, RPM बढ़ता है, बट इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इस तरीके से मैं टेक्निकल लैंग्वेज में आपसे बात करूँगा कि RPM बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है। ये मैंने पॉइंट पे निशान लगा रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आपको पहले बताया था मैंने कि हम सेट करने के लिए चार पांच निशान लगाते हैं, 100 mm पे, 150 mm पे, 175 mm पे या 200 mm पे। तो हमारा जो सरिया है, जो बार, ये इससे मिनिमम ना जाए, मतलब नीचे ना जाए, और इससे ऊपर ना जाए। तो इसी के बीच में इसको रन करना है, मतलब ये इसी के बीच में चलता रहेगा। ठीक है, अगर डाउन हुआ तो पीछे के RPM बढ़ जाएंगे, तो ये लूप ज़्यादा बनना लग जाएगा। और जब ज़्यादा ऊपर जाने लगेगा तो वो जो सेंस एरिया है, जो 400 mm हमारा, ये सेंस करता रहेगा। 200 mm, 300 mm, 400 mm अगर ऊपर जाने लगा तो पीछे के स्टैंड के RPM कम होने लगे जाएंगे। जब पीछे के स्टैंड के RPM कम होंगे तो क्या होगा, वापस सरिया अपना इस रेंज में आ जाएगा। तो हमको जो सरिये को रन करना है वो इसी रेंज में करना है। ठीक है, तो इसको कैसे RPM कम ज़्यादा होते हैं ये तो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अब ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊं तो जब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रहता है। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे वीडियो के साथ ले चलता हूं आपको। देखिए यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, इस मोटर के RPM कम है, इसके उससे ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है, उसके ज़्यादा है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, RPM भी जस्ट मैंने 100 करा रखे हैं ऊपर कि इतने इतने जो है RPM हमारे चल रहे हैं। अब होगा क्या कि जब सपोज माना, एक छोटा सा एग्जांपल इसका लेता हूँ, अगर यहाँ पर हमारा लूप डाउन हो रहा है तो ये क्या होगा, RPM हमारे यहाँ से लेके 1 नंबर से लेके 5 तक के RPM बढ़ेंगे। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं कैस्केडिंग। अब कैस्केडिंग पे 2 टाइप की होती है दोस्तों, एक रिवर्स कैस्केडिंग और एक फॉरवर्ड कैस्केडिंग। अगर RPM आप बढ़ा रहे हो तो वो फॉरवर्ड कैस्केडिंग होगा, और अगर RPM कम कर रहे हो आप तो रिवर्स कैस्केडिंग होगा। ठीक है, तो हम जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि RPM बढ़ जाएगा, RPM कम हो जाएगा, बट बढ़ेगा सही, लेकिन इसको टेक्निकल लैंग्वेज बोलेंगे कैस्केडिंग। अब ये सपोज माना कि यार लूप हमारा ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये रिवर्स कैस्केडिंग हो जाएगा। मतलब ये जो है कहानी, ये RPM कम कर देगा। कितने कम कर देगा, RPM कितने कम करेगा, ये भी तो एक चीज़ है ना, कितना कम करेगा, कितने टाइम में करेगा। तो इसके लिए मैंने देखिए, आप यहाँ पे एक लूप कंट्रोलर का
एक चार्ट है, टेबल है, उसको देखेंगे। अब सपोज माना एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें लिखा है अपर लिमिट 6%, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोअर लिमिट -6%, ठीक है, क्लियर। अब अपर और लोअर जो दे रखा है आपने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 6% दे आप, 4% दे आप, 5% दे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट एक बार जो सेट हो जाता है जनरली उसी को चलाते हैं लोग, हर आदमी। तो ये जो है हमारा, सपोज माना कि मेरा आरपीएम चल रहा है 1815, ठीक है, 1815 चल रहा है मेरा, ये हमारा जो आरपीएम कितना, 1815 चलने के बाद एक नॉर्मल में गियर रेशो इंक्लूड नहीं करा मैंने इसमें, हाँ गियर रेशो भी हो सकता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ 1815 मेरा आरपीएम चल रहा है। अब मैं 6%, कितना, 6% अपर लिमिट है और 6% लोअर लिमिट कितनी है, -6%। अगर इसका 6% 1815 आरपीएम का मैं 6% निकालता हूँ तो 108 आरपीएम मेरा बनता है, कितना, 108 आरपीएम। तो 108 आरपीएम प्लस जाएगा और 108 आरपीएम माइनस जाएगा, मतलब जो आरपीएम रहेगा हमारा केवल और केवल 108 आरपीएम प्लस में जाएगा। अगर बढ़ता है, बढ़ाना, लूप हमको बढ़ाना पड़ रहा है, तो उस समय ऑटो में क्या होगा, ये 108 आरपीएम तक बढ़ सकता है। और माइनस में क्या होगा, माइनस में 108 आरपीएम तक अगर टेंशन ज़्यादा कम है, तो मतलब जो हमारा टेंशन है वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं फ्री है माल, तो हमको टेंशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस, ये जो कैस्केडिंग हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब रिवर्स कैस्केडिंग होगा, तो आरपीएम कम हो जाएगा, तो हमारा इधर टेंशन थोड़ा हल्का सा बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है, ये तो लूप का है, इसके बाद आता है आपका ये जो सेट वैल्यू जो आ रही है अपनी, जो वो ऑटो में बताइए, सेट वैल्यू अपन ने डाली है कि मैक्सिमम कितना है, जो भी है, और ये जो है एक्चुअल वैल्यू वहाँ शो करेगा, हमारी जितने पे सरिया चलेगा उतने पे शो करेगा। तो इसी एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से आरपीएम भी कम ज़्यादा होते हैं, समझ रहे आप, इसी एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से ही आरपीएम कम ज़्यादा होते हैं। अगर ये वैल्यू, हमारी जो वैल्यू है, अगर ये 300 से ऊपर जा रही है या 400 के आसपास जा रही है, तो ये वैल्यू जो है वही आरपीएम को कम ज़्यादा करती रहेगी। तो कंटिन्यू लूपर में क्या होता है कि आरपीएम अप डाउन होते ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल स्टार्ट टाइम, मतलब जैसे ही माल लगेगा उसको, तो कितने टाइम के बाद वो ऑपरेट होगा। तो ऑपरेट होने का टाइम हमने 0 मिलीसेकंड कर रखा है कि जैसे ही माल लगे नेक्स्ट स्टैंड में, और ये 0 मिलीसेकंड के अंदर ही वो ऑपरेट हो जाए, ठीक है, मतलब फास्ट एक्शन लगे। तो जब एचएमटी जब वो ऑपरेट होता है अपना लूप स्कैनर, तो मैंने जैसा कि बताया कि एनओएनसी बनता है, तो एनओएनसी जब बनता है ना, तो देखिए एचएमटी का सिग्नल भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। जब एचएमटी का सिग्नल आएगा तो ये सोनेट वाल्व भी ऑन हो जाएगा हमारा, जैसा कि आपको इसके पहले वाली स्क्रीन पे बताया था मैंने, ठीक है। ये सब टाइम दे रखा है। तो दोस्तों लूपर इसी तरीके से काम करता है। और दूसरी चीज़ कैस्केडिंग, मेन चीज़ है, जो हम लोग आरपीएम कम ज़्यादा होते हैं उसको कैस्केडिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा कि आपको बताया 1815 का 6% कितना हुआ, 108 आरपीएम, ये तो हो गया हमारा कैस्केडिंग। इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, एक होता है बाइटिंग। बाइटिंग कैसे काम करता है, ठीक है, बाइटिंग कैसे काम करता है तो थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बाइटिंग का भी पूरी तरीके से क्लियर करूँगा कि बाइटिंग क्या है। तो जब उसका टाइम भी होता है, उसका टाइमिंग होता है, उसका टॉर्क होता है, और आगे आपको कितना क्या आरपीएम बढ़ाना है वो भी हमको उस पर मेंशन करना पड़ता है। लेकिन बाइटिंग में क्या होता है कि आगे के स्टैंड के आरपीएम बढ़ते हैं, किसके, आगे वाले के, और जो अपना लूपर के लिए पीछे के आरपीएम अप डाउन होते हैं। तो दोनों में ही अंतर है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, और अगर कुछ मुझे इसमें सुधारने की ज़रूरत है तो भी कमेंट करें आप, क्योंकि दोस्तों है ना, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगती है। दूसरा, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बट मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।